हिडिंबा तेलुगु लैंग्वेज की साइकोलॉजिकल और थ्रिलर मूवी है जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। बात करें मूवी की तो मूवी की शुरुआत में जंगल में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के पूछने पर प्रकृति के नियम के बारे में उसे बताता है। इधर हैदराबाद शहर में पुलिस और प्रशासन एक के बाद एक 16 लड़कियों के लापता होने से अफरा तफरी के माहौल में है। सीएम इस मामले में दहशत में होते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को आश्वस्त करते हैं कि जल्द ही लड़कियों के मिसिंग मामले को सुलझा लिया जाएगा। वह डीसीपी को कॉल कर जल्द इस मामले को सुलझाने को बोलते हैं। इधर शहर में एक लड़की कार से जा रही होती है जिसका किडनैप हो जाता है। लड़की के माता पिता सीएम से मिलते हैं। सीएम उन्हें सांत्वना देते हैं। अगले सीन में एसीपी आध्या फ्लाइट से हैदराबाद आती है। इधर हैदराबाद में पब्लिक लड़कियों की किडनैपिंग से दहशत में होती है और प्रदर्शन करती है। डीसीपी मीटिंग रखते हैं जहां एसीपी अभय भी आता है। वह रास्ते में ड्रिंक करते हुए आता है। एसीपी अभय मीटिंग में पहुंचता है जहां वह एसीपी आध्या को देखता है जिसके साथ उसने पहले ट्रेनिंग कर रखी होती है। डीसीपी सभी को बताते हैं कि एसीपी आध्या ने केरल में एक बड़े हत्यारे को पकड़ा था। अब ये इस मामले को अभय के साथ मिलकर सॉल्व करेंगी। पुलिस का मानना है कि लड़कियों की किडनैपिंग के पीछे मानव तस्करों का हाथ है जो मानव अंगों के लिए ये सब कर रहे हैं। अभय बताता है कि इस मामले की जांच में एक गुमशुदा लड़की की तलाश करते हुए वह अपराधी तक पहुंचने वाला था पर कमिश्नर ने उसे रोक दिया। डीसीपी एसीपी आध्या और अभय को जांच का आदेश देते हैं। मिसिंग लड़की की आईफोन को ट्रैक करके पुलिस कार्तिक हॉस्पिटल तक पहुंचती है। वो हैकिंग कर कार्तिक हॉस्पिटल से जुड़े रिकॉर्ड्स निकालते हैं जिससे पता चलता है कि ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए ये लोग डार्क वेब से जुड़े हुए हैं। पुलिस कार्तिक हॉस्पिटल से जुड़े लोगों का कॉल टैप करवाती है जिससे उन्हें फहद और एक अपराधी बोया के बारे में पता चलता है। एक पुलिस कर्मी अभय और आध्या को बोया के इलाके कालाबंडा में जाने से मना करता है क्योंकि वहां जाने पर पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी जाती है। एक बच्चा अभय को लेकर कालाबंडा इलाके में जाता है। आध्या और उसकी टीम ड्रोन कैमरे से अभय पर नजर रखती है। अभय एक बॉल में कैमरा लगाकर संदेह वाली बिल्डिंग में बॉल मार देता है जिससे उन्हें बेहोश लड़कियों के बारे में पता चलता है। तभी वहां बोया के आदमी आ जाते हैं जो अभय पर बोतल से हमला करते हैं लेकिन अभय एक एक कर सबकी पिटाई करने लगता है। वहां बोया आता है। अभय बोया की भी पिटाई कर उसे अधमरा कर देता है। तभी पुलिस आती है और बोया के साथ सभी को पकड़कर ले जाती है। घायल बच्चे के साथ बोया को भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इधर डीसीपी हॉस्पिटल में आते हैं। वो आध्या और उसकी टीम को बधाई देते हैं। इधर रात में बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के साथ एक और लड़की का किडनैप करता है। ये न्यूज आध्या को मिलती है। आध्या को पता चलता है कि मिसिंग 16 लड़कियों में से सिर्फ एक ही मिली है, बाकी सब अननोन लड़कियां हैं। डीसीपी एसीपी आध्या और अभय को सही से जांच पूरा करने को कहते हैं। आध्या को काफी निराशा होती है। अभय उसे हिम्मत देता है और सही से खोजबीन करने को कहता है। आध्या मिसिंग लड़कियों के सबूत देखती है जिसमें उसे कॉमन चीज मिलती है और वह होती है सभी लड़कियों की ड्रेस का रेड कलर में होना। वह अभय से इस बारे में बताती है कि वह अपने टारगेट को रेड कलर में ही टारगेट करता है। वो डॉक्टर से मिलते हैं जो बताते हैं कि रेड कलर अग्रेशन और भूख को दर्शाता है। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस या एक्रोमेटिसिया भी होता है जिससे उन्हें एक ही कलर दिखता है और यह जेनेटिक भी हो सकता है यानी पिता से पुत्र को भी हो सकता है। आध्या डीसीपी से मीटिंग में बताती है कि हमें उस किडनैपर को बाहर लाने के लिए उसकी वीकनेस पर वार करना होगा। वह बस रेड कलर को ही पहचानता है इसलिए हमें उसे ट्रैप करने के लिए कुछ लेडी पुलिस को रेड ड्रेस में सड़क पर खड़ा करना होगा। वो ऐसा ही करते हैं और किडनैपर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। वो किडनैपर का देर तक इंतजार करते हैं पर किडनैपर नहीं आता और इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं। घर वापस जाते समय एक महिला पुलिस कर्मी किडनैप हो जाती है। डीसीपी एसीपी आध्या को डांट लगाते हैं और उसे इस केस से हटाने की बात करते हैं। आध्या उस जगह जाती है जहां महिला पुलिसकर्मी का किडनैप हुआ था। आध्या को वहां 2 बच्चों के पास एक मास्क मिलता है जिससे वह चौंक जाती है क्योंकि आध्या ने बचपन में इस मास्क को देखा था और उसके पिता की मृत्यु भी इसी मास्क की वजह से हुई थी। उसके पिता एक पुलिसकर्मी थे। आध्या उस मास्क को अशुभ मानती है। आध्या अभय को मास्क दिखाती है और उसे मास्क के बारे में बताती है। दोनों केरला जाते हैं। आध्या अभय को लेकर अपने घर जाती है जहां आध्या की मां अभय से पूछती हैं कि तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था। इस पर अभय कहता है कि अब पैचअप हो गया है। आध्या अभय को घर में रखा वैसा ही मास्क दिखाती है। आध्या की मां बताती हैं कि आध्या के पिता की मृत्यु का कारण ये मास्क है। आध्या और अभय वहां के पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां उसके पापा के साथी पुलिसकर्मी होते हैं। आध्या के पूछने पर वह पुलिसकर्मी बताते हैं कि आध्या के पिता को एक औरत के मिसिंग होने का केस मिला था। जांच में पता चला कि आसपास के कई क्षेत्रों के थानों में कुल मिलाकर 4 सालों में लगभग 40 औरतों के लापता होने का पता चला।
इस मामले की जांच में तुम्हारे पिता से एक व्यक्ति मिला जिसे एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से मास्क मिला था। उन्हें हिडिंबा नाम की पुस्तक मिली जिस पर ठीक वैसा ही मास्क बना था। वह उस पुस्तक के लेखक जयकांत से मिलने गए। तब उन्हें पता चला 1857 के बाद से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंडमान की एक जेल में रखा जाता था। वहां कैदियों की संख्या बढ़ने लगी तो वो कैदियों को एक द्वीप पर छोड़ आते थे जहां हिडिंबा जनजाति थी जो नरभक्षी थे और मानव मांस खाते थे। स्वतंत्रता के बाद राजा और नवाब अपने खजाने को छिपाने वहां उस द्वीप पर गए और वहां के लोगों को जान से मारने लगे, जिससे वो वहां से भाग गए और केरल क्षेत्र में गए जहां वो साधारण जीवन जीते। पर कुछ दिनों में उस क्षेत्र में लोग गायब होने लगे। क्षेत्र के लोगों को उनके बारे में पता चल गया और लोगों ने उन्हें जिंदा जला दिया। इस मास्क से पता चलता है कि उस जनजाति का एक व्यक्ति बचकर भाग निकला है। ये सुनने के बाद तुम्हारे पिता ने जांच तेज कर दी, फिर उस संदिग्ध तक पहुंचे। जब वह उसे पकड़ने पहुंचे तो उसने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे गोली मारी, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह खुद भी मारे गए। यह सब जानने के बाद अभय और आध्या को पता चलता है कि उस समय भी रेड ड्रेस वाली महिलाओं की ही हत्या हुई थी। वो पुस्तक के लेखक जयकांत से मिलते हैं जो आध्या को बताते हैं कि तुम्हारे पिता की मौत के बारे में जानने के बाद मैं एक क्षेत्र से गुजर रहा था जहां मुझे पता चला कि एटिकी क्षेत्र के पास उसका एक बेटा था जो मटन की दुकान पर काम करने लगा था। धीरे धीरे वह समाज से जुड़ गया और वहां की स्थानीय महिला से विवाह किया। फिर उसके यहाँ एक लड़का हुआ, लेकिन कुछ समय पश्चात रेड्डी की पत्नी बीमारी से गुजर गई। वह हताश हो गया और ज्यादा रोने के कारण उसे अंधेपन जैसी स्थिति हो गई। वह बस एक ही कलर को देख सकता था। वह अपने बेटे को लेकर उस क्षेत्र से दूर चला गया। रेड्डी 1 वर्ष ही कहीं रुकता, पर वह जहां भी रुकता उस क्षेत्र से कुछ लड़कियां गायब होती थीं। ये बात मुझे पुलिस रिकॉर्ड से पता चली। प्रोफेसर जयकांत अभय और आध्या को बताते हैं कि रेड्डी के बेटे के बारे में पता करने पर पता चला कि वो एक कमिश्नरी स्कूल में पढ़ाई करता था। वह अपने पिता से मिलने महीने में 2 बार जाया करता था। फिर अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। फिर वह कहीं भाग गया। इधर हॉस्पिटल में बोया होश में आता है जिसे पुलिस अधिकारी जानबूझकर भगा देता है। इधर चाय की दुकान पर आध्या अभय के साथ होती है। आध्या डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर बताते हैं कि एक्रोमेटेसिया डिसीज वंशानुगत है और ये पिता से पुत्र को हो सकता है। इधर बोया एक पुलिसकर्मी की हत्या कर देता है जिसकी वजह से वह पकड़ा गया था। इधर आध्या अभय को बताती है कि मुझे लगता है कि उस जाति का लास्ट कैलिबर बोया ही है। हमें डाइवर्ट करने के लिए उसके साथियों ने ही उसके पकड़े जाने के बाद भी लड़कियों का किडनैप किया। अभय बताता है कि कोर्ट में प्रूफ करने के लिए बायोलॉजिकल प्रूफ चाहिए होगा। तभी आध्या को कॉल आती है कि बोया फरार हो गया है। अभय बताता है कि ये तो होना ही था, वो भागा नहीं, भगाया गया होगा। तभी कुछ लोग आध्या और अभय पर हमला करते हैं, लेकिन दोनों उन सबकी पिटाई कर देते हैं। अभय आध्या को बोया का बायोलॉजिकल प्रूफ लाने को कहता है जिससे साबित हो सके कि बोया हिडिंबा जनजाति का है। आध्या पता लगाने के लिए विमलगिरी चर्च जाती है और रेड्डी के बेटे के बारे में पता करती है। आध्या वहां सिस्टर से पता लगाती है। इधर अभय ने बोया के बॉडी में ट्रैकर लगवाया था जब बोया बेहोश था। अभय ट्रैक करते हुए बोया तक पहुंचता है। वह बोया के आदमियों की पिटाई कर देता है। वह बोया की भी पिटाई करता है। इधर आध्या रिकॉर्ड्स में देखती है तो उसे पता चलता है कि रेड्डी के बेटे के गर्दन के पीछे बर्थ मार्क है। आध्या चौंकती है। वह अपने साथी से अभय के असली नाम के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि अभय का असली नाम जोसेफ थॉमस है। आध्या चौंक जाती है क्योंकि उसे पता है कि अभय के गर्दन के पीछे बर्थ मार्क है। रेड्डी के बेटे का नाम फाइल में जोसेफ थॉमस है जो अभय का असली नाम है। वह समझ जाती है कि अभय ही रेड्डी का बेटा है जो एक एक कर महिलाओं का किडनैप कर उन्हें मारकर खा जाता है। वह समझ जाती है कि हर एक लड़की की किडनैपिंग के पीछे अभय ही था। आध्या अभय के घर जाती है और उसे वहां गायब पुलिसकर्मी महिला दिव्या और बोया मिलते हैं। तभी वहां अभय आता है जो आध्या से पिस्टल छीन लेता है। अभय बताता है कि मैंने ही सारा प्लान बनाया। अभय बताता है कि अगर वो नरभक्षी है तो इसमें उसकी गलती नहीं, उसकी जनजाति जंगल में थी, उसे वहां से भगाकर यहाँ लाने के जिम्मेदार यही लोग हैं। प्रकृति में इंसान हो या जानवर,
एक दूसरे को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो नरभक्षी है तो ये उसकी गलती नहीं। अभय बताता है कि बचपन में ही मेरी माँ चल बसी, पिता पागल जैसे हो गए। जब उन्होंने देखा कि मुझमें भी वंशानुगत लक्षण है तो वो मुझे लेकर एक गांव से दूसरे गांव भागते रहे। फिर उन्होंने मुझे स्कूल में डाला। ट्रेनिंग के दौरान मैं तुमसे मिला, तुम्हें चोट लगी, मैं तुम्हारी उंगली से निकल रहे खून से बेकाबू हो गया, इसलिए तुमसे दूरी बनाकर वहां से हैदराबाद आ गया। फिर एक एक कर भूख मिटाता रहा। फिर तुम यहाँ आई और मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता था, इसलिए तुम्हारे लिए रेड ड्रेस का क्लू दिया। तुमसे प्यार की वजह से मैं बदलना चाहता था। अभय आध्या को अपने प्यार का वास्ता देता है और पिस्टल को अपने सिर पर रखवा कर कहता है कि इस श्राप से तुम मुझे मुक्ति दिला दो। यह कहकर अभय फायर कर देता है और मारा जाता है। दोस्तों, यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।